तो फिल्म की शुरुआत एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से होती है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ सुबह की अपनी प्रेयर्स के लिए जाती हैं। पर हेलिना को इस टाइम काफी ज्यादा नींद आ रही थी। वो अपने रूम में आ जाती है। उसी की क्लास की एक लड़की ऑबी को उसका यूँ जाना अजीब लगता है। पर खैर सब अपने कामों में लग जाते हैं और रूम में हेलिना सो जाती है। और जब इस बात की खबर टीचर को होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हेलिना की इस गलती की सजा अब पूरी क्लास को मिल जाती है, वो भी पूरा स्कूल साफ करने की सजा। इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा ऑबी को आ रहा था कि गलती हेलिना ने की और सजा इन्हें क्यों मिले। वो अब बाथरूम में आ जाती है, जहाँ हेलिना के साथ कई और लड़कियां भी सफाई कर रही थी और साथ साथ हंसी मजाक भी। उसे एंजॉय करता देखकर ऑबी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेलिना को बुरा भला कहने लग जाती है कि आराम भी तुम करो, मजे भी तुम करो और काम हम। यहाँ रनन जो कि हेलिना की रूममेट भी थी, वो ऑबी से कहती है कि तुम्हें हेलिना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी हमारे स्कूल में नई आई है और उसे स्कूल के रूल्स के बारे में नहीं पता। तो ऑबी कहती है वही तो, नई आई है अभी और आते ही हमारी जिंदगी मुसीबत में डाल दी है इसने। चलो सब यहाँ से, जिसने रायता पिलाया है वही समेटेगी, खुद साफ करेगी वो ये सब। यहाँ तक कि वो और भी कीचड़ यहाँ लगा जाती है ताकि उसे साफ करने में और मुश्किल हो। सभी को अपने साथ जाने का कहते हुए वो यहाँ से निकल गई थी और बाकी सब लड़कियों ने भी हेलिना को अकेला छोड़ दिया, सिवाय रनम के, जिसे हेलिना पर तरस आ रहा था। हेलिना रनम से कहती भी है कोई बात नहीं, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी ये सब। पर रनम प्यार से नाम सरी लाते हुए काम में लग जाती है और इस तरह इनकी दोस्ती और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। हेलिना अब उसे बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहने में ज्यादा मसले इसलिए आ रही है क्योंकि आज से पहले उसने ये काम किए ही नहीं। वो अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी थी जो मुंह से निकालती थी पूरा कर दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती थी, इसलिए यहाँ के रूल्स के मुताबिक एडजस्ट होने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। खैर इनका काम खत्म हो जाता है और अगला दिन भी आ जाता है। आज सब बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आए थे। हेलिना की मॉम भी। हेलिना अपनी मॉम से कहती है मॉम, मुझे इस बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहना, कोई भी मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करता, यहाँ पर कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है और सबसे जरूरी बात, यहाँ की बेडशीट्स में से भी बहुत स्मेल आती है। ये सुनकर हेलिना की मॉम हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि कल ही मैं तुम्हें नई बेडशीट्स ला दूंगी और इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने का फैसला नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक सेमेस्टर तो तुम यहाँ गुजारो, उसके बाद भी अगर तुम एडजस्ट ना कर पाई तो मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगी। इन्हीं बातों के दौरान हेलिना नोटिस करती है कि ऑप्वी के पेरेंट्स ऑप्वी को डांट रहे थे। हेलिना समझ गई कि ऑप्वी को ये डांट उसकी वजह से पड़ रही है, इसीलिए हेलिना को बुरा भी फील हुआ। लेकिन ऑप्वी का गुस्सा हेलिना के लिए और बढ़ गया। अब रात में दिखाया जाता है कि हेलिना अच्छे तरीके से कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और रनम को ये अच्छा भी लगता है। रनम उसे कहती है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए, अगर तुम भी आना चाहो तो आ जाना। हेलिना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। हेलिना रनम से कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना स्कार्फ प्रेस करके आती हूँ। जिस टाइम वो स्कार्फ प्रेस ही कर रही थी तो उस टाइम ऑब्वी अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती हेलिना के रूम में घुस आई। ऑब्वी हेलिना के बाल नोचते हुए कहती है समझती क्या हो तुम अपने आप को, टीचर को हमारे बारे में शिकायत करोगी और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। हेलिना ने बताया मैंने टीचर को कुछ नहीं बताया, आई प्रॉमिस। लेकिन ऑब्वी उसकी बात नहीं मानती और उसको मुंह पर थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो देखती है कि हेलिना के घर से खाना आया हुआ था। वो उस खाने को टेस्ट करती है और चुपा कर हेलिना के ही मुंह पे थूक देती है। हेलिना किसी तरह अपने आप को छुड़वा कर यहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन रूम से बाहर खड़ी हुई दो लड़कियाँ उसे दोबारा से पकड़ लेती हैं और जोर से धक्का देते हुए उसे रूम के अंदर गिराती हैं। वहाँ नीचे जमीन पर हेलिना के ही हाथ से गिरी हुई आयरन पड़ी हुई थी जो अभी भी गर्म थी और हेलिना का हाथ लगने की वजह से हेलिना का हाथ अब जल चुका था। हेलिना दर्द से जोर से चिल्लाती है, लेकिन ऑप्वी अभी भी उसे छोड़ती नहीं, बल्कि वही आयरन उठाकर उसके मुंह के करीब करते हुए वो उसे धमकाने लग जाती है। हेलिना डर कर ऑप्वी को धक्का देती है और सभी लड़कियों से अपने आप को छुड़वाते हुए वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि वो मॉस्क में पहुंचकर रनम को सब कुछ बता पाती, पीछे से ये लड़कियां आकर उसके मुंह पे हाथ रख देती हैं। यहाँ रनम को भी फील हुआ था जैसे हेलिना ने उसे पुकारा, लेकिन जब पीछे देखने पर उसे कोई नजर नहीं आया तो वो इसे अपना वहम समझते हुए आगे बढ़ गई। अब बॉबी और उसकी सारी साथियां हेलिना को वॉशरूम में ले जाती हैं। उसका जो हाथ अभी जल गया था वो उसे डिटर्जेंट वाले पानी में डाल देते हैं, जिससे हेलिना को और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। जिसके बाद वो ठंडा पानी हेलिना के ऊपर डाल देती हैं और फिर हेलिना को बहुत ज्यादा मारती भी हैं। अपने आप को बचाने के लिए इस मर्तबा हेलिना यहाँ से इस तरह भागी थी कि उसने स्कूल का गेट ही पार कर लिया। सामने रोड पर एक गाड़ी आ रही थी। हेलिना ने उसे नोटिस नहीं किया और वो गाड़ी हेलिना को हिट कर गई। सीन कट होकर अगली सुबह हम हेलिना के डैड को देखते हैं जो अब हॉस्पिटल में आए थे। हेलिना की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। हेलिना की मॉम जो पहले ही यहाँ आ चुकी थी, अपनी इकलौती बेटी की ये हालत देखकर वो भी काफी ज्यादा दुखी थी। हेलिना के डैड हेलिना के जिस्म पर मारपीट के और जले हुए निशान देख लेते हैं और जाकर टीचर और यहाँ के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा डांटते हैं, ये कहते हुए कि मैंने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में अच्छा बनने के लिए भेजा था, टॉर्चर होने के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि हेलिना की ईसीजी कंप्यूटर पर चलने वाली लाइन बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब हेलिना मर
चुकी है। सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में हम सभी लड़कियों को धुले हुए कपड़े उतारते हुए देखते हैं और जैसे ही वेनम बेडशीट उतारती है तो पीछे हर्लिना उसे खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर ये लोग एकदम से शॉक रह जाते हैं। इस टाइम हर्लिना पहले जैसी नहीं लग रही थी, उसके चेहरे का रंग किसी मरे हुए इंसान के जैसा था। हर कोई हर्लिना को देखकर डर जाता है, स्पेशली वो लड़कियां जिन्होंने हर्लिना के साथ ज्यादती की थी। उन्हें देखकर हर्लिना एक घिनौनी हंसी से हंसती है और यहाँ पर रनम जल्दी से हर्लिना को गले लगा लेती है। यहाँ हमें स्कूल में टीचर्स को दिखाया जाता है जो इस बात की मीटिंग कर रहे थे कि हर्लिना तो अब वापस आ चुकी है, क्या अब इन्हें हर्लिना के केस को इन्वेस्टिगेट करना भी चाहिए या नहीं। इनके स्कूल के प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में गए हुए थे और उनका काफी दिन तक यहाँ लौटना मुमकिन नहीं था। तो यहाँ की कोऑर्डिनेटर अब टीचर्स से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हर्लिना के केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारे स्कूल का इमेज ही खराब होगा। इस बात को छुपाना ही ज्यादा बेहतर है। वो कहते हैं कि हर्लिना को स्कूल की लड़कियों ने ही टॉर्चर किया था और उनको हम स्कूल में ही वार्न कर देंगे। रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है ऑब्वी और उसकी एक दोस्त की रात को इस पूरे स्कूल को देखने की ड्यूटी लगी थी। अब ऑब्वी और वो लड़की पूरे स्कूल को चेक कर रहे थे, लेकिन इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो ऑब्वी अपनी साथी से कहती है कि हम दोनों अलग-अलग होकर पूरे स्कूल की चेकिंग करेंगे। ये कहते हुए वो वॉशरूम्स को चेक करने के लिए चली जाती है और इतने में ही उसे सामने के कॉरिडोर से अजीब आवाज आती है। वहाँ पर उसकी साथी ही थी। जैसे ही अपनी साथी को जाकर कंधे पर टच करती है तो एकदम से किसी भूत की तरह उसकी साथी उसकी तरफ मुड़ जाती है। इस टाइम उस लड़की की आंखें और चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, जिसे देखकर ऑब्वी बहुत ज्यादा डर गई। वो जल्दी से स्टाफ रूम की तरफ गई और उसने टीचर्स के दरवाजे नॉक करना शुरू कर दिए, लेकिन टीचर्स ने दरवाजा नहीं खोला और इतने में ही वो लड़की यहाँ पर आ गई जो पोसेस हुई थी। उसने ऑब्वी को गले से पकड़ लिया और भयानक आवाज में बोलने लगी कि ये सब उसी की सजा है जो तुमने किया था। एकदम से इस लड़की का चेहरा हर्लिना के चेहरे में बदल जाता है और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। शोर सुनकर टीचर भी आखिर उठकर बाहर आ जाती है और उस लड़की के हाथ में ऑब्वी का गला देखकर उस लड़की के हाथ से ऑब्वी को छुड़वाते हैं, लेकिन इस सब में वो पोसेस हुई लड़की अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर टीचर को ही नीचे गिरा देती है। टीचर समझ गए कि इस बच्चे को किसी एंटिटी ने पोसेस किया हुआ है, इसीलिए वो उसका सर पकड़ लेते हैं और डीमन को रोकने के लिए कुछ पढ़ने लग जाते हैं। यहीं पर वो यहाँ आए टीचर से पानी मंगवाते हैं और उस पर कुछ पढ़कर फूंकते हुए उस पानी को पीकर इस बच्चे के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कुछ देर के लिए उसके अंदर का डीमन कमजोर पड़ जाता है। रिलैक्स होने से पहले टीचर ने उस एंटिटी से पूछा भी था तो वो एंटिटी बताता है कि मैं शैतान हूँ। अब जो कुछ ऑब्वी के साथ हुआ था इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। अब ऑब्वी का पता करने के लिए वेनम, उसकी रात वाली साथी और एक और लड़की उसके जब रूम में आते हैं तो दोबारा ऑब्वी को अपनी साथी की शक्ल में हर्लिना का डरावना चेहरा नजर आता है और वो अपना पिलो उनकी तरफ फेंकते हुए कहती है चली जाओ यहाँ से। तुम लड़कियों को समझ नहीं आता कि ऑब्वी ऐसा क्यों कर रही थी। तब ऑब्वी कहती है तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये सिटी नहीं है, ये हर्लिना है और मुझे मारने आई है। अब रात का वक्त हो जाता है। हम रैनम को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए देखते हैं और तभी उसके सामने हर्लिना भी आ जाती है। रैनम उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन एक बात अजीब थी, आज जब हर्लिना कुरान पढ़ रही थी तो इस तरह से पढ़ रही थी कि जैसे उसे कुरान पढ़ना ही ना आता हो। फिर वो उसे इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में हर्लिना की आवाज बदलने लग जाती है और बदलते बदलते उसकी आवाज किसी डिमोनिक, किसी शैतानी आवाज में बदल जाती है। रैनम को ये काफी अजीब लगता है और रैनम यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही वो अपना रूम खोलती है तो देखती है कि हर्लिना नमाज वाले कपड़े पहनकर अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थी। उसने हर्लिना से सवाल कर लिया ये क्या कर रही हो तुम। तो हर्लिना ने उल्टा उसे भयानक आवाज में पूछा तुम क्या कर रही हो मुझे देखकर। उसकी बात का कोई जवाब नहीं था रैनम के पास, तो वो यहाँ से चली गई। आज पूरे स्कूल को देखने की ड्यूटी रैनम और ऑब्वी की थी। ऑब्वी ने अभी तक अपने दिन की लास्ट प्रेयर नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो रैनम से कहती है कि मैं मॉस्क में जा रही हूँ, तुम इतनी देर मेरा बाहर इंतजार करना। रैनम जब बाहर इंतजार कर रही थी तब उसने नोटिस किया कि हर्लिना उन्हीं कपड़ों में अजीब तरह से चलते हुए स्कूल से बाहर की तरफ जाने लगी है। वो उसे देखने के लिए उसका पीछा करने लग जाती है और यहाँ पर मस्जिद में एकदम से लाइट चली जाती है। ऑब्वी को डर तो लगता है, लेकिन वो अपनी नमाज को कंटिन्यू रखती है और एकदम से जो कुछ वो पढ़ रही थी एक भयानक आवाज भी उसके कान में वही सब पढ़ने लगी, जिससे उसे बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी नमाज नहीं छोड़ी और एकदम से उसे रियलाइज हुआ कि वो तो उल्टी तरफ नमाज पढ़ रही है। उसने दोबारा अपनी नमाज स्टार्ट की। दोबारा ही उसे ऐसी ही डरावनी आवाज़ें आई और दोबारा ही उसने देखा कि वो खड़ी तो सीधी तरफ हुई थी, लेकिन जैसे ही वो नमाज पढ़ने लगती थी तो वो उल्टी तरफ हो जाती थी। अब ऑब्वी बहुत ज्यादा डर गई थी। कई मरतबा उसने नमाज को तोड़कर शुरू कर लिया था और अब तो वो आवाजें भी बहुत ज्यादा आने लगी थी। ऑब्वी ने अब फैसला कर लिया कि वो डरेगी नहीं और नमाज पढ़ती रहेगी। इस मरतबा उसने जैसे ही नमाज कंप्लीट करके देखा तो शुक्र था कि वो अब सही डायरेक्शन में नमाज पढ़ रही थी। शुक्र करते ही उसने जैसे ही साइड पे देखा तो वहाँ पर हर्लिना का भयानक चेहरा उसे दिख रहा था। किसी भूत की तरह हर्लिना उसके साथ बैठी हुई थी। उसे देखकर ऑब्वी जोर से चीख मारती है तो ये चीख रैनम भी सुन लेती है और वो जल्दी से मस्जिद में आती है ऑब्वी को देखने के लिए, लेकिन ऑब्वी अभी भी नमाज पढ़ रही थी। काफी देर वो एक ही पोजीशन में बैठी रही और जब रैनम को ये अजीब लगा तो उसने ऑब्वी को टच किया और देखा कि वो तो मर चुकी है और उसका चेहरा भी बुरी तरह काला पड़ चुका है। ये देखकर रैनम बुरी तरह टूट जाती है। अगले दिन हमें ऑब्वी का फ्यूनरल दिखाया जाता है
उसके फ्यूनरल के बाद जैसे ही ये सब लोग मिलकर प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हम इस मर्तबा भी हर्लिना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट को देखते हैं। प्रेयर के बाद ऑब्वी की फैमिली ऑब्वी का सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है और रैनम ये सब कुछ देखती रहती है। तभी हर्लिना उसके पास आती है। रैनम हर्लिना से सवाल करती है कि रात को तुम कहाँ थी? हर्लिना ने कहा अपने रूम में। और कहा? रैनम ने हर्लिना की बात मान तो ली लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक था कि इन सब कामों के पीछे और कोई नहीं बल्कि हर्लिना ही है। अब क्योंकि ऑब्वी की तो मौत हो चुकी थी इसीलिए ऑब्वी के साथ ही सिटी रैनम से कहती है कि तुम मेरी रूममेट बन जाओ। रैनम भी मान गई क्योंकि अब उसे भी हर्लिना से डर लगता था। सीन कट होकर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कोऑर्डिनेटर से कहते हैं कि हमें ऑब्वी के पेरेंट्स को ये बात बता देनी चाहिए कि उसकी मौत नेचुरल नहीं है, उसकी मौत के पीछे कोई खास वजह है जिसे उन्हें तलाश करना चाहिए। तब कोऑर्डिनेटर उनसे कहते हैं हम ऐसी भी किसी बात को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते जिसके लिए हम खुद ही कंफर्म नहीं है। लेकिन टीचर यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की बात ना मानते हुए कहते हैं ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हमें जाकर इसके बारे में प्रिंसिपल को भी बताना चाहिए और यहाँ के सभी बच्चों को अपने घरों में वापस भी भेज देना चाहिए क्योंकि खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले हर्लिना का इस तरह टॉर्चर होना और अब ऑब्वी की मौत होना, इसके दरमियान में एक लड़की का पोसेस होना, ये सब चीजें छोटी नहीं थी। सीन कट होकर हमें रैनम को दिखाया जाता है जो सिटी के रूम में तो आ गई थी लेकिन उसे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। काफी टाइम बाद उसे नींद तो आ जाती है लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो इस टाइम सिटी के रूम में नहीं थी बल्कि वो इस टाइम हर्लिना के रूम में थी। यहाँ पर वो देखती है कि हर्लिना अपने पाँव को ऊपर वाले बेड पर जोर जोर से हिला रही है। उसकी टांगे देखकर रैनम डर जाती है और अब हर्लिना अपनी डरावनी आवाज में उससे पूछती है तुम सो क्यों नहीं रही? ये बात सुनकर रैनम और भी ज्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ करवट ले लेती है और हर्लिना अब बेड से नीचे उतर आती है। रैनम के बेड के करीब आकर हर्लिना रैनम को बुलाती है और रैनम जैसे ही पीछे देखती है तो अजीब बात थी, हर्लिना वहाँ से गायब थी। अब रैनम हर्लिना को चेक करने के लिए बाहर निकलती है जबकि यहाँ सिटी के रूम में जब सिटी जागती है तो वो भी रैनम को रूम में नहीं देखती। वो अपनी एक दूसरी रूममेट को जगाते हुए ये दोनों मिलकर रैनम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब ये दोनों लड़कियां जैसे ही कॉरिडोर में थी तभी एकदम से सिटी के साथी को फील हुआ कि सिटी उसके पीछे से गायब हो गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वहाँ सिटी नहीं थी और अब कॉरिडोर में एक अजीब सी आवाज गूंजी जिसने कहा अपनी खैर मनाओ डेला। डेला इसी लड़की का नाम था। ये सुनकर वो लड़की बुरी तरह डर गई और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर हर्लिना अपने डरावनी चेहरे के साथ थी। इसे देखकर उस लड़की ने जोर से चीख मारी और अपनी आंखों पर हाथ भी रख लिया। थोड़ी देर में यहाँ पर रैनम आकर उसे संभालती है और उससे पूछती है कि सिटी कहाँ है। इन दोनों को अब सिटी का ख्याल आता है। सिटी इस टाइम बाहर हर जगह पर इन दोनों को ही ढूंढ रही थी और तभी उसके सामने आ जाती है वही डरावनी हर्लिना जिससे डरकर बचते हुए वो जल्दी से मस्जिद की तरफ भागती है और ये देखकर शुक्र करती है कि सारी लड़कियां इस टाइम उधर ही थी, एटलीस्ट वो इन सब के साथ सेफ थी। लेकिन एक अजीब चीज जो उसने नोटिस की, ये सभी लड़कियां बहुत तेजी से ही प्रेयर कर रही थी और ऐसे ही जल्दी से प्रेयर खत्म करके ये सभी लड़कियां एकदम से डरावने अंदाज में सिटी को देखती हैं। ये देखकर सिटी डर जाती है और इतने में ही एक कपड़ा आकर उड़ते हुए सिटी के मुंह पर गिर जाता है। डरकर सिटी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी आवाज से सुनकर रैनम यहाँ आ जाती है और उसके मुंह से ये कपड़ा उतार देती है। ये सारी चीजें देखते हुए इनके साथी जल्दी से टीचर को बुलाने के लिए जाती है। वो जोर जोर से नॉक करती है और एकदम से दरवाजा खुद ही खुल जाता है। वो टीचर को अब उठाना चाह रही थी लेकिन टीचर नहीं उठते और एकदम से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसे पीछे मुड़कर देखा तो यहाँ पर वही भूत बनी हर्लिना थी जिसे देखकर वो डर गई और उसने दोबारा जब बेड की तरफ देखा तो बेड पर अब टीचर भी नहीं थे और यहाँ का दरवाजा भी बंद हो चुका था। वो अब पीछे मुड़ी, उसे हर्लिना की डरावनी आवाजें और धमकियां सुनाई दे रही थी। वो डर कर दीवार के साथ लगने ही वाली थी कि एकदम से पीछे से हर्लिना ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मारने लगी। उसकी चीखें सुनकर यहाँ तक के अब टीचर्स भी उठ गई। टीचर्स जल्दी से उस दूसरे टीचर के रूम में आती हैं जहाँ से चीखों की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोलने पर उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता लेकिन चीखों की आवाजें बंद नहीं हो रही थी। वो जैसे ही मस्जिद की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि ये चीखें अब बाकी लड़कियों की थी क्योंकि वो बच्ची तो अब मर चुकी थी और उसका पूरा चेहरा बिल्कुल ही ग्रे पड़ चुका था। उसकी मौत भी बिल्कुल ऑब्वी की मौत जैसी थी। रैनम जो उसकी मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी थी वो देखती है कि पिलर के पीछे खड़ी हुई हर्लिना अजीब से अंदाज में हंस रही है और वो समझ आती है कि ये सब किया हुआ हर्लिना का ही है। यही बात बताने के लिए वो जल्दी से टीचर्स के पास जाती है। अब टीचर्स को भी अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत तो आ चुकी है। सभी लड़कियों की हिफाजत के लिए वो सभी लड़कियों को एक साथ मॉस्क में बुला लेते हैं लेकिन अब इन लड़कियों में हर्लिना नहीं थी इसीलिए यहाँ पर बड़े टीचर्स हर्लिना को ढूंढने लग जाते हैं। सीन कट होकर हमें हर्लिना की मॉम को दिखाया जाता है जो कॉल सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जबकि सीन दोबारा से हमें उन्हीं लड़कियों को दिखाया जाता है। सिटी रैनम से कहती है मुझे बाथरूम में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रैनम भी मान जाती है और सिटी वॉशरूम में चली जाती है। रैनम बाहर खड़ी होकर सिटी का वेट कर रही थी लेकिन अचानक से उसने देखा कि सिटी तो किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। वो भी सिटी का पीछा करती है और सिटी के कंधे पे हाथ रखती है तो इतने में ही पीछे से असली सिटी आकर उसे आवाज दे देती है और ये लोग जब पीछे मुड़कर दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर सिटी के हुलिये में और कोई नहीं बल्कि भूत बनी हर्लिना थी जिसे देखकर ये दोनों चीख मार देते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन हर्लिना उनकी कोशिश नाकाम कर देती है और उनको पाँव से पकड़ लेती है। इनकी शोर और आवाजें सुनकर अब टीचर्स भी यहाँ जाते हैं और फाइनली उन्हें अब हर्लिना मिल चुकी थी। वो हर्लिना की बालों को पकड़ते हुए उसके ऊपर कुछ
प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस टाइम हर्लिना की बॉडी के अंदर असल में हर्लिना की सोल नहीं थी बल्कि एक डीमन था, जिस डीमन को वो हर्लिना की बॉडी से निकल जाने को कहते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर हर्लिना के मॉम डैड भी आ जाते हैं और हर्लिना की मॉम हर्लिना को यहाँ से ले जाने की जिद करने लग जाती हैं। और यहीं से सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हर्लिना का एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक्सीडेंट असल में हर्लिना की मॉम की ही गाड़ी से हुआ था। जब हर्लिना की मॉम हर्लिना को बेडशीट्स देने के लिए आ रही थी, लेकिन जब हर्लिना की मॉम ने बाहर निकल कर देखा तो उन्हें लगा वहाँ पर कोई लकड़ी ही थी, जिसे वो साइड पर कर अपना सफर कंटिन्यू कर देती हैं। यहाँ पर उनके हस्बैंड जब उनकी गाड़ी पर स्टंट को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हर्लिना के एक्सीडेंट के पीछे उसी की मॉम थी, लेकिन वो ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताते क्योंकि इस तरह उसकी वाइफ टूट सकती थी। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि हर्लिना की बॉडी के अंदर वो डीमन हर्लिना की मॉम को ही जंगलों के अंदर ले जाता है और कुछ ही देर बाद हर्लिना की मॉम की बॉडी को वो जंगल से वापस बाहर इनके पास भी फेंक देता है। लेकिन तब तक ये लोग देखते हैं कि हर्लिना की मॉम की मौत हो चुकी थी। हर्लिना भी अब यहाँ आ चुकी थी तो टीचर्स जल्दी से हर्लिना को पकड़ते हैं, लेकिन हर्लिना इस टाइम इतनी ताकतवर थी उसने इन दोनों को ही घुमा कर गिरा दिया। अब ये दोनों टीचर्स दोबारा हिम्मत करते हैं और हर्लिना का एक्सोर्सिज्म करने लग जाते हैं। इसके डैड्स की हालत देखकर रो रहे थे और सीन्स एक मरतबा फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि उस दिन हर्लिना सच में मर चुकी थी, लेकिन ये बात उसके डैड से बर्दाश्त ना हो सकी। वो अपनी एक ही बेटी की मौत के बारे में किसी को नहीं बताते बल्कि उल्टा एक जादूगर के पास चले जाते हैं और उससे हर्लिना को जिंदा करने को कहते हैं। कि जादूगर एक बड़ी सी लोहे की कील के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो कील हर्लिना के डैड को देता है और कहता है कि इसे हर्लिना के सर में ठोक दो और इसे बाहर तब तक मत निकालना जब तक हर्लिना का बदला पूरा ना हो जाए। उनके कहने के मुताबिक हर्लिना के डैड ने ऐसा ही किया। ये सब करने के बाद हर्लिना के डैड ने हर्लिना की मॉम से भी कहा कि हर्लिना की हालत अब बेहतर होती जा रही है, इसलिए अब मैंने हर्लिना को दोबारा बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद की सारी कहानी तो हम देख चुके हैं। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर अब हर्लिना के डैड ही जाकर हर्लिना के सर से उस कील को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि हर्लिना मर चुकी है, उसकी सोल इस दुनिया से चली गई है और इस टाइम हर्लिना की बॉडी में एक डीमन है, यानी एक शैतान है जो उनकी बेटी को ही बदनाम कर रहा है। उस कील को निकालते ही यहाँ की सारी तबाही बंद हो जाती है और हमें हर्लिना का फ्यूनरल दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल के सारे बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाता है और आखिर में हम रनम को देखते हैं जो हर्लिना की ग्रेव पर आई थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हर्लिना के डैड को घर पर अकेला दिखाया जाता है जो अपनी बेटी और अपनी वाइफ दोनों की ही मौत से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। इतने में वो जादूगर उनका घर नॉक करता है और उनसे कहता है, मैंने कहा था ना जब तक हर्लिना का बदला ना पूरा हो ये कील तुम नहीं निकालोगे। इसका साफ मतलब था कि अब कुछ बुरा जरूर हर्लिना के डैड के साथ होने वाला था और बस यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।